हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जे नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूं आज के किल शॉर्ट कोर्स में हम बात करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को लेकर। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जहां पर हम पढ़ेंगे स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स, वो सारे पार्ट्स जो कि हमें मॉर्फोलॉजिकली यानी कि बाहर से देखने पर प्लांट्स में दिखते हैं, और इनसे रिलेटेड कुछ फैमिलीज जितना कि फोकस्ड है एनसीईआरटी को लेकर। और फिर हम सेशन के एंड में सॉल्व करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉलोड बाय द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आइए बिना देरी किए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इज द रूट। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रूट को लेकर। एक चीज मैं बता देती हूं, जब हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ एनीथिंग यानी कि एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, मे इट बी एनिमल, मे इट बी प्लांट, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर दैट यू कैन सी विथ योर आईज। तो सबसे पहले हम रूट की बात कर रहे हैं। रूट कैसा स्ट्रक्चर होता है? रूट ऐसा एक स्ट्रक्चर है जो हमेशा सॉइल के नीचे होता है, राइट, और नॉन ग्रीन प्लांट का पार्ट होता है, यानी कि पूरा प्लांट ग्रीन है, सिर्फ वो जो रूट है वो ग्रीन नहीं है। तो नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट इज द रूट विच इज इनसाइड द सॉइल। इतना तो नॉर्मल हमको मालूम ही है। तो नॉन ग्रीन पार्ट है जो अंडरग्राउंड है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक शो करता है। जियोट्रॉपिज्म यानी कि मूवमेंट टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द ग्रेविटी इज जियोट्रॉपिज्म। अब अगर ये अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा तो हम बोलेंगे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, और टुवर्ड्स द ग्रेविटी होगा तो हम बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। तो रूट्स का मूवमेंट हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करते हैं, यानी कि मेन रूट जो है वो हमेशा सॉइल की तरफ यानी ग्रेविटी की तरफ नीचे ग्रो करती दिखती है। पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोफिक होते हैं एंड ऑफन नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, डिसेंडिंग एंड सिलेंड्रिकल एक्सिस ऑफ द प्लांट बॉडी। ऐसा क्यों कहते हैं कि ये नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं? नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर हम ये सॉइल है, यहां पर अगर रूट्स हैं, इसका मतलब कि ये कहां है? ग्रेविटी की तरफ है। तो नीचे जब भी जाएगी रूट ग्रो करेगी तो हम बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और शूट जो कि ऊपर की तरफ ग्रो हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। इसके बाद अब हम अगर बात करें फोटोट्रॉपिज्म की, तो फोटोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट। लाइट के लिए सपोज करो सन यहां है, पिंक कलर का सन है हमारा, तो सन की तरफ अगर ग्रो होगा प्लांट तो उस पार्ट को हम बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और अगर लाइट के अगेंस्ट, लाइट की तरफ ग्रो नहीं कर रहा, लाइट के अगेंस्ट ग्रो करेगा तो रूट जो है वो लाइट से दूर भाग रही है, लाइट के अगेंस्ट ग्रो कर रही है, यानी कि ये हो जाएगा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो अब अगर आपको, वैसे तो देखो आप नीट का एग्जाम देने वाले हो, इस चीज पे आपको प्रोबेबली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पर मान लो अगर होती भी है तो बस इतना याद रखना, अगर फोटो के साथ पॉजिटिव लगा है यानी कि फोटो लाइट की तरफ जाएगा, और किसी भी वर्ड के साथ, जैसे फोटो के साथ अगर नेगेटिव लगा है तो लाइट के अगेंस्ट जाएगा। जियो ग्रेविटी के साथ अगर पॉजिटिव है तो ग्रेविटी की तरफ, अगेंस्ट है तो नेगेटिव लग जाएगा, तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो रूट्स जो होते हैं वो हमें कैसा स्ट्रक्चर शो करते हैं? जो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है यानी कि नीचे ग्राउंड की तरफ ग्रो हो रहा है, और पॉजिटिवली क्या है? जियोट्रॉपिक। रूट विच डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल, रूट जो रेडिकल से डेवलप होता है, रेडिकल पोर्शन से निकलने वाला, अगर ये रेडिकल है, रेडिकल से निकलने वाला पहला रूट, पहला पोर्शन जो होता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी रूट कहते हैं। ठीक है, और प्राइमरी रूट जब ग्रो हो जाएगी, सपोज करो कि ये मेरा प्राइमरी रूट था, तो प्राइमरी रूट जब ग्रो हो जाती है तो इससे फिर बाकी रूट पोर्शंस निकलने लगते हैं, ग्रो होने लगते हैं, तो फिर उनको हम कहते हैं सेकेंडरी
सेकेंडरी रूट। और सेकेंडरी रूट के पास भी कुछ माइन्यूट पार्टिकल, माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं रूट हेयर। नाउ सी, द रूट विच डेवलप फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो इज प्राइमरी रूट, उसे हम प्राइमरी रूट कहते हैं, और उसके लेटरल पोर्शन से जो निकलता है उसे सेकेंडरी रूट कहते हैं। लेटरल का मतलब होता है साइडवेज, तो ये साइडवेज से निकल रहा है तो क्या है, सेकेंडरी रूट है। विच आर फर्दर ब्रांच्ड इनटू टर्शियरी रूट्स एंड सो ऑन। मेनी डाइकॉट प्लांट्स में ऐसा देखा जाता है। डाइकॉट प्लांट का मतलब होता है डाइकोटिलेडोनस प्लांट। होप दिस इज क्लियर। आप लिख लीजिए, इसको लिखना चाहते हैं तो डन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज टिपिकल रूट में क्या क्या प्रेजेंट होता है। एक कैप जैसा स्ट्रक्चर होता है। देखो यहां से मैं पूरा समझा देती हूं। यहां पर एक कैप जैसा स्ट्रक्चर होता है, नीचे देयर इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर। ये हो गया कैप लाइक स्ट्रक्चर, तो इसको हम बोलते हैं रूट कैप। ठीक, रूट कैप के जस्ट ऊपर जोन ऑफ इलोंगेशन होता है, जहां पर सेल्स ग्रो होते हैं और इलोंगेट होते हैं। और एक्चुअली ये जो रूट कैप है, इसके बिल्कुल टिप पर जो सेल्स हैं वो कैसे हैं, वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो डिवाइड करते जा रहे हैं। जैसे ही मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करेगा, यानी कि सेल डिवीजन होगा, नया सेल नीचे रह जाएगा, पुराना सेल ऊपर चला जाएगा और इलोंगेट हो जाएगा, तो वो जोन ऑफ इलोंगेशन। और यहां पर जो पहले सेल प्रेजेंट थे वो और ऊपर चले गए, यानी कि वो मैच्योर हो गए, सो दे गो इनटू द रीजन ऑफ मैच्योरेशन एंड देन फॉलोड बाय यहां पर हमें मिल जाता है रूट हेयर। तो हमने नीचे से लेकर ऊपर तक जाएं तो क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमें मिला रूट कैप, ठीक है। अच्छा, मैं इसे ऐसे ना लिखकर अलग से लिख देती हूं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे नीचे है रूट कैप। रूट कैप के जस्ट ऊपर क्या है, रूट कैप के जस्ट ऊपर है जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक किसको बोला है, जो डिवाइड करता जा रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स मिलेंगे। मेरिस्टेमेटिक सेल्स के ऊपर हमें क्या मिलेगा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के ऊपर हमें मिलेगा जोन ऑफ इलोंगेशन। जोन ऑफ इलोंगेशन यानी कि सेल्स यहां पर इलोंगेट हो जाएंगे। जैसे ही जोन ऑफ इलोंगेशन खत्म होगा तो उसके ऊपर हमें क्या मिलेगा, उसके ऊपर हमें मिलेगा जोन ऑफ मैच्योरेशन। जोन ऑफ मैच्योरेशन यानी कि यहां पर होंगे मैच्योर सेल्स, सबसे पुराने मैच्योर सेल्स विल बी प्रेजेंट ओवर हियर। और जोन ऑफ मैच्योरेशन के ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, रूट हेयर्स। रूट हेयर्स कहां से निकल रहे होंगे, प्राइमरी रूट से। तो ये पूरा हमारा रूट का स्ट्रक्चर है, ये पूरा हमारा रूट का स्ट्रक्चर है, जहां पर ये हमारी रूट कैप है। दिस इज आवर रूट कैप। रूट कैप का काम क्या होता है, जैसे अब क्या होता है ना, सॉइल में रूट हमेशा ग्रो हो रही होती है, तो जब सॉइल में रूट ग्रो होती है तो भाई उसको, उसके टिश्यूज जो है सबसे नीचे ही तो जोन ऑफ डिवाइडिंग सेल्स है, तो उसको कोई हैम्पर ना करे, उसे कोई हार्म ना पहुंचे, तो एक कैप लगा हुआ है जो थोड़ा सा प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर की तरह काम करेगा, ताकि रूट जब नीचे ग्रो होती जाएगी तो नीचे से कोई भी हर्डल उसे ब्रेक ना कर सके। तो ये हो गया हमारा रूट के बारे में। आइए इसे एक बार पढ़ लेते हैं। नाउ सी, टिपिकल रूट कंसिस्ट ऑफ कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम रूट कैप बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोफाइट्स में देखा जाता है, जैसे लेमा, लेमा, एकॉर्निया एंड पिस्टिया। इन रीजन्स में रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी दिखता है, फिर सेल एलोंगेशन और उसके बाद मैच्योरेशन। ये मैंने आपको बता दिया। रूट हेयर्स जो हैं वो रीजन ऑफ मैच्योरेशन में दिखते हैं और वाटर अब्सॉर्ब करने का, मिनरल अब्सॉर्ब करने का काम करते हैं रूट में। मैंने आपको रूट हेयर बता दिया है। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेम पे आ गए। स्टेम जो होती है वो असेंडिंग पार्ट एक्सिस होती है, बियरिंग ब्रांचेस, जिसके पास क्या क्या प्रेजेंट है। देखो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने को मालूम है, हम शुरू से प्लांट को अच्छे से पढ़ते आए, ठीक है। 8th 9th 10th 11th 12th सब जगह प्लांट था हमारे साथ और हमारे आसपास प्रेजेंट है। बता दो मुझे जल्दी से, स्टेम में क्या क्या दिखता है? लीव्स दिखती हैं, ब्रांचेस दिखती हैं, फ्लावर्स दिखते हैं एंड मे बी देयर मे बी प्रेजेंट एनी फ्रूट। तो क्या क्या प्रेजेंट है? लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, राइट। एंड द प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। डेफिनेटली लीफ जहां पर मिलती है हमें देखने को स्टेम में, दैट इज द एरिया कॉल्ड एज नोड। और दो नोड्स के बीच का, सपोजिंग लीफ दिस इज अ स्टेम, इफ दिस इज अ स्टेम, यहां पर एक लीफ है, यहां पर एक लीफ है, तो दो लीफ जो है जहां पर भी हमें दिख रही है वहां पर क्या रहा होगा? नोड रही होगी,
राइट, नोड रही होगी जहां से ये ग्रो हुई है, लेकिन उस नोड के दो नोड्स के बीच का जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनोड. दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज इंटरनोड. सो स्टेम पर ही हमें बाकी सारी चीजों के साथ यानी कि लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स, ब्रांचेस एज वेल एज नोड्स एंड इंटरनोड्स, तीनों चारों चीजें हमें यहीं मिल जाती हैं. ठीक है. लीव्स अराइज फ्रॉम ऑक्सिलरी बड्स. ऑक्सिलरी बड कहां पर प्रेजेंट होगा, जहां ये नोड दिख रहा है, जहां से लीफ ग्रो होगी, दैट पोर्शन इज ऑक्सिलरी बड. अब इसमें एक चीज और मुझे आपको बतानी है, एक्सिल क्या होता है. व्हाट इज एक्सिल? ये स्टेम है, यहां पर ये लीफ है और यहां पर ये लीफ है, यहां पर लीफ है. अब एक्सिल पोर्शन क्या होता है? एक्सिल पोर्शन होता है स्टेम के बीच का और लीफ जहां पर है उसके बीच का एरिया. यानी कि यहां पर नोड रही होगी तभी लीफ यहां से आई, यहां एक नोड रही होगी और यहां पर एक नोड रही होगी, तो दो नोड के बीच का जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड एज इंटरनोड. ठीक है, वो तो हम समझ गए कि ये क्या है, इंटरनोड है. ठीक, लेकिन जहां से लीफ आई दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज नोड. ये नोड का पोर्शन है. और the portion present in between the stem, the angle formed between the stem and the leaf, तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, ये this portion is called as axil. इस पोर्शन को कहते हैं एक्सिल. यहां पर आने वाली कोई भी बड कौन सी होगी, एक्सिलरी बड. क्लियर? तो एक्सिलरी बड समझ में आ गई. अब स्पेशल फीचर स्टेम के क्या क्या होते हैं उस बारे में बात करेंगे. जीरोफाइटिक प्लांट्स में जैसे कि ओपुंशिया हो गया, स्टेम में ग्रीन फ्लैटेंड फ्लैशी होती है जिसके पास खुद का क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है और इसको हम कहते हैं फाइलोक्लेड या फिर क्लैडोफिल. स्टेम मॉडिफाई हो जाती है. मॉडिफाई का मतलब होता है जब कोई प्लांट का पोर्शन अपना काम छोड़कर कुछ नया काम करने लग जाए, अपना मेन रोल छोड़कर कोई दूसरा काम करने लग जाए, सो दैट इज द मॉडिफिकेशन. और जो हमारी स्टेम होती है उसमें क्या मॉडिफिकेशन होता है, जीरोफिटिक प्लांट्स में स्टेम मॉडिफाई हो जाती है और खुद भी क्या करने लग जाती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस. यानी कि थिक फ्लैशी स्टेम दिखेगी जो फूड प्रोड्यूस कर रही होगी, दैट इज इट इज गोइंग टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फाइलोक्लेड एंड क्लैडोफिल. फाइलोक्लेड एंड क्लैडोफिल. क्लियर? ओके. नाउ स्टेम कुछ प्लांट्स में शॉर्ट ग्रीन होती है, सिलेंड्रिकल होती है जैसे कि एस्पैरेगस, कभी कभी फ्लैटेंड भी हो सकती है जो देखा जाता है रस्कस में, और लिमिटेड ग्रोथ होती है. लिमिटेड ही ग्रो होगी, बहुत ज्यादा ग्रो नहीं हो रही. ऐसे नहीं कि सालों, मतलब 100 साल 200 साल पुराना जो पेड़ होगा वो तो बहुत बड़ा होगा. हर प्लांट में ऐसा नहीं होता, लिमिटेड भी ग्रोथ होती है. तो ब्रांच लिमिटेड इन ग्रोथ, डेवलप फ्रॉम नोड ऑफ स्टेम, ब्रांच इन द एक्सिल ऑफ लीफ. अभी एक्सिल सबको पता है. which are reduced to small scale which perform function of photosynthesis, तो इसको हम कहते हैं क्लैडोड. That is called as क्लैडोड. Some stems are thin, weak, lie prostrate on soil. कुछ स्टेम होती हैं जो वीक भी होती हैं, फिर कुछ होती है टेंड्रिल जैसी. टेंड्रिल इज अ थ्रेड लाइक ग्रीन लीफी स्पाइरली कॉइल स्ट्रक्चर, सेंसिटिव टू टच. टच करोगे तो टच से सेंसिटिव होती है, आपको टच नहीं करना है, दैट वाज टच मी नॉट. जैसे ही टच मिलेगा तो उसको पकड़ के ग्रो होने लग जाएगी, जैसे बेल जो चलती है, दैट इज द सेम थिंग. सो दीज आर गोइंग टू हेल्प इन क्लाइंबिंग ऑफ वीक स्टेम. तो वीक स्टेम को क्लाइंब करने में मदद मिलेगी टेंड्रिल से. अब स्टेम खत्म, लीफ पर आ गए. लीफ जो होती है वो लेटरल पोर्शन में देखने को मिलती है. यूजुअली फ्लैट स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टेम पर ही ग्रो होगी. कहाँ ग्रो होगी, नोड से ग्रो होगी, और नोड पर एक बड रही होगी एक्सिल में जहां से लीफ ग्रो हुई है, और फिर वो आगे जाके ब्रांचेस बना लेगी. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ये आपको एक्सिल एरिया दिख रहा है. दिस ये स्टेम के बीच का और लीफ का जो एरिया है दैट इज द एक्सिल एरिया. यहां पर ये है जो आपको दिख रही है बड, आपको बड दिख रही है, यहीं से बड नहीं सॉरी नोड दिख रही है. ठीक है, यहां पर आपको ये नोड दिख रही है. और अगर यहां पर कोई ऐसी बड आ जाए जिससे एक नई ब्रांच ग्रो हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिलरी बड. ये हो गया हमारा किसको लेकर, अपनी लीफ को लेकर. टिपिकली लीफ में 3 मेन पार्ट्स होते हैं. क्या क्या पार्ट्स होते हैं लीफ के, देखो मैं इस पिक्चर से आपको समझाती हूं. सबसे पहले हमारे पास लीफ के लिए ये है, लीफ के लिए हमारे पास ये एक
जहां भाई वो जो स्टेम जिस पे लीफ प्रेजेंट है, पहले तो उसे कंसीडर कर लिया। फिर एक पोर्शन जहां से लीफ निकल कर आती है उसको हम कहते हैं बेस ऑफ लीफ, उसको हम क्या कहते हैं, बेस ऑफ लीफ। बेस ऑफ लीफ के बाद लीफ के पास अगर कोई बड प्रेजेंट है, स्टेम और लीफ के बीच में अगर कोई बड प्रेजेंट है तो दैट इज एक्सिलरी बड। उसके बाद एक पेटियोल होता है, पेटियोल यानी कि वो लीफ की डंडी, वो जो स्टॉक होती है लीफ की, ठीक, उसके ऊपर लेमाइना होता है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, लेमाइना। इसमें बीच में होती है मिडरिप, साइड में होती है वेन्स, और अगर वेन्स के भी छोटे छोटे पार्ट्स निकले हुए हैं तो वो क्या कहलाएंगे, वेनलेट्स। और ये होता है ऊपर वाला पोर्शन एपेक्स पोर्शन, ये लीफ का मार्जिन और ये लेमाइना। ये हो गई बात। लीफ में हमें इतना ही पढ़ना है। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया है मैं एक बार और बता देती हूं। ये लीफ है, ठीक है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लीफ के अंदर का क्या कहलाता है, ये कहलाता है लेमाइना, ये लेमाइना कहलाता है, ठीक। अब लेमाइना में ये जो एडजेस कॉर्नर दिख रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं, why am I drawing it over there, इनको हम कहते हैं मार्जिन, ओके, these are called as margin, क्लियर। ब्लेड जैसा फ्लैट स्ट्रक्चर, और ऊपर कहीं पर भी कॉर्नर ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको एपेक्स बोलते हैं। तो ये हमारी लीफ का एपेक्स पोर्शन, ठीक। इसके बाद यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा एक बीच में मिडरिप, बीच में मिडरिप, और उसके बाद ये आपको मिलेंगे वेन्स, दीज विल बी वेन्स। और वेन्स के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती है, यू स्टिल हैव वेनलेट्स, यू स्टिल हैव वेनलेट्स, वेनलेट्स इस तरीके से, ठीक है, ऐसे वेनलेट्स मिलेंगे, छोटे छोटे ब्रांचेस। So this is all about the structure of the leaf. अब मैं इसको मार्क कर देती हूं। देखो ये जो है ये क्या है, मिडरिप, मिडरिप, फिर थोड़ी ब्रॉड वाली जो है वो है वेन्स, वेन्स के नीचे थोड़ी सी लाइट जो है दीज आर वेनलेट्स, वेनलेट्स, क्लियर। और ये क्या है, ये है पेटियोल, पेटियोल वो स्टॉक जहां से आप पकड़ोगे, ये एक स्टेम पर लगी होगी, तो स्टेम पर यहां पर एक अगर बड आ गई तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिलरी बड बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एक्सिलरी बड, क्लियर। और ये जो है ये क्या है, दिस इज द बेस ऑफ लीफ, बेस ऑफ लीफ, हो गया। ये स्ट्रक्चर पढ़ना है लीफ में। आई होप दिस इज क्लियर, आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट 1 मिनट। हाँ, ये लीफ में टिपिकली 3 मेन पार्ट्स होते हैं, देयर आर 3 मेन पार्ट्स, नेमली लीफ बेस which the leaf is attached to the stem, फिर होता है पेटियोल, स्टॉक यानी कि वो डंडी जिससे लीफ अटैच है, फिर होता है लेमाइना, लेमाइना का मतलब कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, और लेमाइना को ही हम लीफ ब्लेड भी बोलते हैं, दैट ग्रीन स्ट्रक्चर। इसके अलावा कुछ प्लांट्स में इनके पास लेटरल अपेंडेजेस होते हैं, यानी कि सोलन बेस हो सकता है जिसको हम स्टिप्यूल कहते हैं। यहाँ बेस पर एक सोलन स्ट्रक्चर भी देखने को मिल सकता है किसी किसी लीफ में, तो उसे हम स्टिप्यूल बोलते हैं, क्लियर। अब हम आते हैं इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं। इन्फ्लोरेसेंस होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस होता है वो पूरा का पूरा गुच्छा। तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। कैसे कि कैसे जो फ्लावर है वो किस तरीके से अरेंज्ड है, यंग फ्लावर नीचे है, ओल्ड फ्लावर ऊपर है, या फिर ओल्ड फ्लावर नीचे है, यंग फ्लावर ऊपर है, कैसा अरेंजमेंट है उसको हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। उसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। कैसा पढ़ना है, रेसिमोज। इसमें क्या होता है, मेन एक्सिस हमेशा ग्रो करती रहती है, मेन एक्सिस की ग्रोथ कभी रुकती नहीं है। फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली, फ्लावर्स जो है वो साइड साइड में आते हैं, कभी भी ऊपर टॉप पोर्शन पे फ्लावर नहीं दिखेगा, तो इसको हम बोलते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल सक्सेशन का मतलब लिखिए कॉपी में, ओल्डर फ्लावर्स जो होंगे वो नीचे की तरफ होंगे और यंगर फ्लावर्स जो होंगे वो एपेक्स की तरफ होंगे। यानी कि अगर ये मेरी स्टेम है तो यहां पर मुझे ओल्डर फ्लावर यहां मिलेगा, यंगर फ्लावर इसके ऊपर मिलेगा, और इसके भी ऊपर मुझे और यंग फ्लावर मिलेगा। ओल्ड फ्लावर नीचे, यंग फ्लावर ऊपर। What is this pattern called as acropital succession?
फॉलोड बाय सेंट्रीपिटल भी हो सकता है, जहां पर ओल्डर जो है वो पेरीफेरी की तरफ हो, यंगर जो है वो सेंटर की तरह हो। साइड साइड में पेरीफेरी, कॉर्नर्स में ओल्ड फ्लावर, सेंटर पे आते जा रहे हैं यंग फ्लावर्स। ऐसा कहां देखा जाता है? रेडिश में और डेल्फिनियम में। ठीक, सो दिस इज अबाउट रेसिमोस। इसके बाद दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज रेसिमे, जो कि मस्टर्ड में देखा जाता है। अब एग्जांपल आ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। पेनिकल यानी कि गुलमोहर में, कॉरिम यानी कि कैंडी टफ्ट में, स्पाइक बॉटल ब्रश, स्पाइकलेट व्हीट में, कैटकिन जो है वो मलबरी में मिलता है, स्पैडिक्स पाम में मिलता है, अंबल कोरिएंडर, कैपिटलम सनफ्लावर में, कैपिटेट जो है वो अकेशिया में। क्लियर? अब आता है साइमोस पैटर्न। साइमोस को डिटर्मिनेट या फिर डेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस भी कहते हैं। क्वेश्चन में साइमोस ना देकर क्या दिया हो सकता है? डिटर्मिनेट या फिर डेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस। इसमें क्या होता है? इट इंक्लूड्स यूनिपैरस एंड मोनोचेजियल क्राइन, बाइकार्पस एंड डाइचेजियल क्राइन। अभी इसमें क्या है कि हमारे बिल्कुल जो रेसिमोस था उसका ऑपोजिट हो जाएगा, रेसिमोस का बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। एंड यहां पर हमें यूनिपैरस फ्लावर्स मिलेंगे, ओनली लेटरल साइड में फ्लावर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और एंड हो जाएंगे। एंडिंग जो है हमें कहां मिलेगी? ऊपर की साइड। तो ये अलग अलग पैटर्न्स यहां पर दिख रहे हैं। रेसिमोस का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा साइमोस। क्लियर? इट कैन बी ईदर स्कॉर्पियोइड, मोनोचेजियल, तो एग्जाम्पल है रैनाक्युलस, रैनाक्युलस टिकोमा, और हेलिकॉइड मोनोचेजियल जो कि ड्रोसेरा और बेगोनिया में देखा जाता है। बेगोनिया जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको नोट कर लीजिए। क्लियर? ओके। अब अगर दो फ्लावर्स जो हैं वो एक ही पॉइंट से आ जाएं, एक ही पॉइंट पे, अगर ये स्टेम है, यहां पर भी एक फ्लावर आ गया, उसी पॉइंट पे यहां पर भी फ्लावर आ गया, तो फ्लावर अगर सेम पॉइंट से आ जाएं, अगेन सेंट्रल फ्लावर इज मोस्ट मैच्योर विथ 2 लेटरल शूट। सेंटर में जो फ्लावर होगा वो ज्यादा मैच्योर होगा, लेटरल शूट्स होंगे। ऐसा देखा जाता है मस्केंडा में और आइक्सोरा में। क्लियर? ओके। नाउ अब आता है पॉलीचेजियल डायंथेम्स में। साइमोस हेड जो है वो एंथोसिफेलस में देखा जाता है। एग्जाम्पल्स के नाम याद करने, लिखते रहिए। ठीक। ऑल्सो टाइप्स ऑफ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, रेसिमोस एंड साइनोस इन्फ्लोरेसेंस डिफर इन सेवरल कैरेक्टर्स, दस डिफरेंस। अब बहुत सारा डिफरेंस होता है रेसिमोस में और साइमोस में, उनके पैटर्न को लेकर। ठीक है, दोनों के पैटर्न्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर अलग अलग होते हैं। और हमेशा अगर टिप जो है, टिप ग्रो हो रही है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? रेसिमोस पैटर्न। टिप का ग्रो होना बंद हो गया, अब साइडवेज ग्रोथ हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे साइमोस पैटर्न। दैट्स इट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फ्लावर्स। फ्लावर्स कैसे होते हैं? फ्लावर मॉडिफाइड हो जाते हैं, कंडेंस शूट में लिमिटेड ग्रोथ होती है। फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, जितने भी फ्लावर्स हैं वो रिप्रोडक्शन का फंक्शन करते हैं। और फ्लावर्स किसमें देखे जाते हैं? पर्पसली एंजियोस्पर्म्स में ही फ्लावर्स होते हैं। तो जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनको हम फ्लावरिंग प्लांट कहते थे। उसी में हमें ओवरी मिलेगी, उसी में हमें रूट मिलेगा। एवरीथिंग विल बी फाइंड ओनली इन दी एंजियोस्पर्म्स। तो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं फ्लावर्स, अट्रैक्ट करते हैं एक एजेंट को। ठीक है, कौन सा एजेंट? जो पॉलिनेशन कराएगा, यानी कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। सो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम रिप्रेजेंट 4 वॉल्स ऑफ द फ्लावर, यानी कि फ्लोरल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। क्या क्या होते हैं? कौन से होते हैं? पहला होता है कैलिक्स, दूसरा होता है कोरोला, तीसरा होता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम का मतलब होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड द फोर्थ वन इज गाइनोशियम। और इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा? एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, कोरोला, बस हो गया। ठीक। अब यहां पर आपको दिख रहा है इस फ्लावर की पूरी डिटेल। तो सबसे नीचे वाले पोर्शन पे आपको क्या मिलेगा? रिसेप्टिकल मिलेगा, यानी वो बल्ज्ड आउट पोर्शन थोड़ा सा नीचे फ्लावर में प्रेजेंट होता है, जिसके ऊपर वो ग्रीन कलर की छोटी छोटी लीव्स दिखती हैं। सो व्हाट आर दोज ग्रीन लीव्स कॉल्ड एज? वो छोटी छोटी ग्रीन लीव्स को हम कहते हैं सेपल। और सेपल्स जो होती हैं, जब उनका ग्रुप फॉर्म हो जाता है तो ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड एज कैलिक्स। अब इसके ऊपर जो अट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि पॉलिनेशन के जो एजेंट्स हैं उसको अट्रैक्ट करने के लिए, कलरफुल जो हमारी पेटल्स होती हैं उसके वर्ल को, यानी कि उसके ग्रुप को क्या बोला जाता है? कोरोला। द ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड एज कोरोला। फिर प्रेजेंट होगा सेंटर में कार्पल। कार्पल पे मिलेगा ओवरी, स्टिग्मा एंड स्टाइल।
उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा, एंथर और फिलामेंट विच विल बी स्टेमिन। अब क्या होगा, कोई फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि किसी फ्लावर्स में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं, और कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिनमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैटर्न ऑफ द फ्लावर, व्हाट द स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, लिख लिया। नाउ द नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे फ्रूट्स की। तो फ्रूट जो होते हैं वो एक्चुअली में कहां से बनते हैं? फ्रूट बनते हैं जब ओवरी जो है वो मैच्योर हो जाती है, राइपन अप हो जाती है, तो वो बनाती है फ्रूट। फ्रूट इज मैच्योर, राइपन्ड, ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फ्रूट बनने के लिए फर्टिलाइजेशन का होना बहुत जरूरी है। फर्टिलाइजेशन का मतलब कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ऐसा भी कभी होता है कि अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बन जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। दैट फ्रूट इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो फ्रूट दो केस में बनेगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद मैक्सिमम तभी बनता है, कभी कभी बिना फर्टिलाइजेशन के भी बन जाता है। जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनेगा तो वो तो नॉर्मल फ्रूट है जो राइपन ऑफ ओवरी के बाद हुआ। लेकिन अगर बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। फ्रूट कंसिस्ट ऑफ वॉल, पेरिकार्प। फ्रूट में बाहर की तरफ वॉल जो होती है उसको पेरिकार्प कहते हैं, और उसके बाद उसके अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं। हो सकता है कि पेरिकार्प जो है वो ड्राई हो या फ्लैशी हो। ड्राई भी हो सकता है पेरिकार्प आउटर कवरिंग, या फिर फ्लैशी थिक भी हो सकती है। अगर पेरिकार्प थिक है तो इसको हम डिफरेंशिएटेड फॉर्म में देखें अगर, तो इट डिफरेंशिएट्स इनटू आउटर एपिकार्प। अगर थिक होगा पोर्शन तो वो उसके पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं। पहला वाला हो जाता है एपिकार्प, बीच में हो जाता है मीजोकार्प, अंदर वाला हो जाता है एंडोकार्प। एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प, ये तीनों स्ट्रक्चर किसमें देखने को मिलते हैं? ये तीनों स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं पेरिकार्प यानी कि वॉल ऑफ फ्रूट में, वॉल ऑफ फ्रूट में मिलते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसको, रिटन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, फ्रूट जो है मैंगो में हो या कोकोनट में हो, फ्रूट को हम क्या बोलते हैं? ड्रूप। ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए कि ड्रूप वाला जो फ्रूट होता है वो किसका होता है? तो वो होता है मैंगो और कोकोनट में, क्योंकि ये जो है वो मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होते हैं एंड वन सीडेड होते हैं। इनके पास सिंगल सीड होता है। देखा, मैंगो में भी देखा है कि एक ही सीड है। तो पेरिकार्प जो है वो वेल डिफरेंशिएटेड रहता है। आउटर थिन एपिकार्प, बीच में जो पोर्शन हम खा रहे हैं दैट इज मीजोकार्प, एंड इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प, और उसके बाद बीच में वो जो उसका सीड है उसका जो स्टोनी हार्ड पोर्शन है वो है एंडोकार्प। तो ये हो गई फ्रूट की बात। अगर हम कोकोनट की बात करें तो मीजोकार्प जो होता है वो फाइबरस होता है, वो फाइबर वाला। एंड फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम ओवरी, ओवरी से ही फ्रूट डेवलप होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू फ्रूट बोलते हैं। ये अगेन इंपॉर्टेंट है कि ट्रू फ्रूट किसको बोलते हैं? जो सीधे ओवरी से डेवलप होता है उसको हम ट्रू फ्रूट कहते हैं। नीट के लिए इंपॉर्टेंट। कभी कभी फ्लोरल पार्ट जो है वो भी पार्टिसिपेट कर जाते हैं फ्रूट को बनाने में, तो ऐसी सिचुएशन में हम बोलते हैं कि फॉल्स फ्रूट बनाए। हमेशा ये बात याद रखना, एवरी टाइम whenever a fruit is formed through ovary, अगर ओवरी से फ्रूट बन रहा है तो वो होता है ट्रू, और अगर किसी और पार्ट ऑफ फ्लावर से अगर फ्रूट बन रहा है, ठीक है, अगर फ्रूट किसी और पार्ट से बन रहा है तो वो होता है फॉल्स फ्रूट। वो कौन सा फ्रूट होता है? फॉल्स फ्रूट। क्लियर? डन? ओके, ये समझ आ गया। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे सीड की। तो सीड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सीड्स आर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओव्यूल जो फर्टिलाइज हो चुका है, जिसके साथ मेल फॉर्म भी जो है वो जुड़ गया है, वो बना लेता है सीड। इट फॉर्म्स दी सीड। और सीड में क्या होता है? सीड कोट होता है जो एनक्लोज करता है एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन के लिए। सीड कोट बाहर से प्रोटेक्ट करके रखता है, इसीलिए ज्यादातर सीड्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कॉटिलेडनस। क्या क्या चीजें मिलेंगी? अगर आप इसको खोल के देखोगे तो ऐसे ये दो कॉटिलेडनस मिलेंगे, इसके बाद यहां पर एम्ब्रियोनल एक्सिस बनेगी जहां पर रेडिकल डेवलप होगा और शूट। तो शूट जो है वो अपर पोर्शन से डेवलप हो जाएगा, नीचे वाले रेडिकल पोर्शन से रूट डेवलप हो जाएगी। तो ये हो गई हमारे डाइकोटिलेडनस सीड की बात, जिसमें दो कॉटिलेडन्स प्रेजेंट है। लेकिन हो सकता है कि किसी में सिर्फ एक ही कॉटिलेडन प्रेजेंट हो, ओनली दिस पोर्शन इज प्रेजेंट, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मोनोकॉट। क्लियर? दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज मोनोकॉट। ये हो गई बात सीड की। और दो लेयर देखने को मिलती हैं, आउटर टेस्टा, इनर टेगमेन। टेस्टा और टेगमेन,
ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिख लीजिए। हाइलम जो होता है वो एक स्कार होता है। हाइलम का मतलब होता है जहां से वो जो स्टेम जुड़ी होगी ना वो उसका एक स्कार बन जाता है। तो हाइलम इज अ स्कार ऑन दी सीड कोट अबव विच स्मॉल पोर इज प्रेजेंट, जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। और वो स्कार जो है, जो हाइलम कहलाता है, उसके ही पास छोटा सा एक पोर प्रेजेंट होता है, एक छेद प्रेजेंट होता है, उसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। डाइकॉट सीट में एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, टू कॉटिलेडन एंड कॉटिलेडनस आर फ्लैशी एंड रिजर्व फूड मटेरियल। कॉटिलेडन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फूड प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो फ्लैशी होता है। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जैसे कि कैस्टर में, जहां पर एंडोस्पर्म जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है। एंडोस्पर्म जो होता है वो न्यूट्रिशियस स्ट्रक्चर होता है, न्यूट्रिशनस स्ट्रक्चर जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा सीड को, और डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब दो पोलर न्यूक्लियाई अपार्ट फ्रॉम ओव्यूल, ओव्यूल को भी अलग कर दो ओवरी में से, दो पोलर न्यूक्लियाई और भी प्रेजेंट होते हैं ओवरी के अंदर, उसके साथ अगर मेल गैमीट फ्यूज कर जाए तो वो होता है डबल फर्टिलाइजेशन। और क्योंकि दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक और फ्यूज हो गया मेल वाला, ये क्या थे? पोलर न्यूक्लियाई, और ये कौन है? मेल गैमीट से जो पोलन गेन आया होगा वो। तो जब ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं तो तीन सेल बनेंगे, वन दिस एंड वन दिस, तीन सेल बनेंगे। तो इसको हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं, और डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि पहला फर्टिलाइजेशन तो ओव्यूल के साथ हो गया। क्लियर? सो इट इज दी स्टोरिंग टिश्यू, और ये क्या बनाता है? स्टोर करके रखता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए स्ट्रक्चर्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपना स्टोर फॉर्म बोलते हैं। इन सच प्लांट्स एज बीन, ग्राम, पी, जो मटर होती है, ग्राम होती है, बीन्स होते हैं, उनमें ऐसा ही होता है। एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट, मैच्योर सीड्स सच आर कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मस। वो अगर हार्ड नहीं है, अगर सीड वाला स्ट्रक्चर हार्ड नहीं है तो आप समझ जाओ कि वो एंडोस्पर्मस है, और अगर हार्ड है नॉन एंडोस्पर्मस है, अगर हार्ड नहीं है, और अगर हार्ड है तो एंडोस्पर्म से बना हुआ सीड है। मोनोकॉट में सीड कैसा होता है? एंडोस्पर्मिक, लेकिन सेवरल ऑर्किड्स एंड नॉन एंडोस्पर्मिक। बहुत सारे ऑर्किड्स जो होते हैं जो मेरे फेवरेट हैं वो कैसे होते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक। अब सीड्स में अगर हम सीरियल की बात करें, जैसे मेज हो गया, तो सीड कोट वहां पर मेम्ब्रेनस होता है, मेम्ब्रेन का बना हुआ सीड कोट होता है। जनरली फ्यूज रहता है फ्रूट वॉल के साथ, जो फ्रूट की हमारी वॉल होगी उसी के साथ चिपका है, क्योंकि मेम्ब्रेन जैसा है, पतला, थिन है। सो एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर फूड। तो उस सिचुएशन में खाना कहां पर स्टोर होगा? एंडोस्पर्म के अंदर। आउटर कवरिंग जो होती है, बाहर का जो कवर होता है एंडोस्पर्म का, वो सेपरेट कर देता है मोनोकॉट एम्ब्रियो को बाय अ प्रोटीनेशियस लेयर, एक प्रोटीन की लेयर से, जिसको बोलते हैं एल्यूरोने लेयर। मीट के लिए इंपॉर्टेंट है, एल्यूरोने लेयर जो होती है वो प्रोटीन की बनी हुई प्रोटीनेशियस लेयर होती है। क्लियर? ओके, नाउ अगर हम सीड देखेंगे मोनोकॉट का, तो उसके पास एक बड़ा शील्ड शेप का कॉटिलिडनस प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं स्क्यूटुलम। क्या कहते हैं? स्क्यूटुलम। एंड शॉर्ट एक्सिस विद प्लूम्यूल एंड रेडिकल। छोटा सा एक एक्सिस होगा जो प्लूम्यूल बना देगा, रेडिकल बना देगा। प्लूम्यूल जो है, रेडिकल जो है, वो इनक्लोज रहते हैं, एक शीट में प्रोटेक्टेड रहते हैं, विच आर कोलियोप्टाइल एंड कोलोराइजा। तो कोलियोप्टाइल एंड कोलोराइजा आर अगेन इंपॉर्टेंट फॉर नीट। ठीक है, आप इसे होपफुली नोट करते चल रहे होंगे। क्लियर? ऑल राइट, नाउ वी आर डन विद दी आउटरमोस्ट पार्ट्स। हमने पार्ट्स कंप्लीट कर लिया। अब हमें कुछ फैमिलीज को जानना जरूरी है, जो फैमिलीज हमारी एनसीईआरटी में दी हुई हैं। पहले आती है फेबेसी फैमिली। फेबेसी फैमिली को पेपिलियोनिडे भी बोलते हैं, और सब फैमिली जो होती है वो होती है लेग्यूमिनेसी। ठीक, वेजिटेटिव कैरेक्टर अगर हम इसके देखें कि क्या स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये ट्री के फॉर्म में, शर्ब के फॉर्म में, रूट विथ रूट नोड्यूल, स्टर्न इरेक्ट, क्लाइंबर भी हो सकता है, लीफ ऑल्टरनेट होंगी। अब अपन को स्ट्रक्चर वैसे ही याद रखने, पिनेटली कंपाउंड, सिंपल पुल्विनेटेड लीफ बेस होगा, वेनेशन रेटिकुलेट होगा, रेटिकुलेट वेनेशन तो वैसे जाल वाला स्ट्रक्चर होगा। तो ये मॉर्फोलॉजिकल वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं लीफ, स्टेम और रूट्स को लेकर। अब इसमें फ्लोरल कैरेक्टर क्या होते हैं? अगर हम इन्फ्लोरेसेंस पे जाएं तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट है, 5 सेपल्स हैं, गेमोसेपेलस है, एंड पेटल्स जो हैं वो 5 हैं। पॉलीपेटलस, पॉली यानी कि बहुत सारी पेटल्स। एंड्रोशियम के पास 10 स्टेमन्स दिख रहे हैं। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में 10 स्टेमन्स हैं। मोनोकार्पिलरी यानी कि एक
फीमेल वाला एक कार्पल प्रेजेंट है, ओवरी सुपीरियर है, ऊपर के पोर्शन में फ्रूट लेग्यूमिने एंड सीड नॉन एंडोस्पर्मिक है, एंडोस्पर्म यहां नहीं बना। तो फ्लोरल फॉर्मूला देखो, BR स्टैंड्स फॉर ब्रैकिएट, ये है हमारा किसके लिए, बाइसेक्सुअल के लिए, है ना, और ब्रैकिएट हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ब्रैकेट जहां लग जाता है वो उसका मतलब होता है फ्यूज। तो ये फॉर्मूला लिख के रख लेना है, याद रखना है। वैसे अगर आपने ये चीज समझ ली तो आपको फॉर्मूला बिल्कुल याद रहेगा, ठीक। अगर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, फ्लावर के कैरेक्टर्स आप समझ गए, मेंबर जो होते हैं इस फैमिली के, उसमें कौन कौन आता है, तो पल्सेस, जो हम दाल खाते हैं वो सारी की सारी, ग्राम हो गई, सेम हो गई, मूंग हो गई, डाई, इंडिगो फेरो, ठीक। फाइबर्स आते हैं हेम्प के, फॉडर आता है, एंड ऑर्नामेंटल या मेडिसिनल प्लांट। तो मेडिसिनल प्लांट कौन सा आता है फेबेसी फैमिली में, फेबेसी फैमिली में मेडिसिनल प्लांट आता है मुलेठी, ठीक है, ये याद रखना है। अब हम बात करेंगे सोलेनेसी फैमिली के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। सोलेनेसी हर्ब्स, शर्ब्स और रेयरली स्मॉल ट्रीज, बहुत कम होता है स्मॉल ट्रीज, हर्ब्स और शर्ब्स दिखेंगे। स्टेम में हर्बेशियस, हेयरी, ग्लैबरस, अंडरग्राउंड इन पोटैटो, कहां दिखेगा, जैसे पोटैटो में दिखता है। एंड दे आर ऑल्टरनेट, सिंपल वेनेशन इज रेटिकुलेट, वेनेशन जो होगा वो रेटिकुलेट, वही जाल जैसा स्ट्रक्चर। तो फ्लावर का कैरेक्टर कैसा होगा, फ्लावर जो है वो सॉलिटरी होगा, एक्सिलरी यानी कि एक्सिल पे लगा होगा, साइमोस पैटर्न शो करेगा, वो जो यंग फ्लावर ओल्ड फ्लावर वाला था। बाइसेक्सुअल फ्लावर, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट। सेपल्स 5 हैं लेकिन जुड़ी हुई हैं, और पेटल्स भी 5 हैं। एंड्रोशियम स्टेमन 5 हैं, और गाइनोशियम बाइकार्पिलरी यानी कि 2 कार्पल्स प्रेजेंट होंगे। ओवरी सुपीरियर रहेगी ओव्यूल्स के अकॉर्डिंग, एंड फ्रूट जो है वो बेरी और कैप्सूल होगा। सीड मेनी एंडोस्पर्मस, सीड्स बहुत सारे होंगे और एंडोस्पर्म बनाएंगे। फ्लोरल फॉर्मूला यहां पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला। मेंबर्स कौन कौन से हैं, ब्रिंजल और पोटैटो, भटा और आलू दोनों एक ही फैमिली में आते हैं, किसमें, हमारे सोलेनेसी फैमिली में। तो प्लांट्स विच इंक्लूड वेजिटेबल, जैसे कि टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, पोटैटो हो गया, मिर्ची हो गई, चिली, मेडिसिन हो गई, बेलेडोना और अश्वगंधा। अश्वगंधा इंपॉर्टेंट है, कौन से में आती है, सोलेनेसी में। वहां पर कौन सी पढ़ी थी, फेबेसी में हमने पढ़ी थी मुलेठी। एंड फ्यूगिमेंट्री, टोबैको एंड ऑर्नामेंटल जो होता है वो ट्यूनिया होता है। सोलेनेसी जो होती है वो बहुत बड़ी फैमिली होती है, और पोटैटो उसमें से सबसे ज्यादा कॉमन फैमिली है। अब बात आती है लिलिएसी की, जो थर्ड फैमिली एनसीईआरटी की बात करती है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं, मोनोकॉट प्लांट होता है, 1 cotyledon will be present, and पेरिनियल होता है, हर्ब्स होते हैं अंडरग्राउंड बल्ब के फॉर्म में, राइजोम प्रेजेंट होता है, बेसल ऑल्टरनेट, पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन का मतलब क्या है कि लीफ ऐसी ऐसी दिखेगी। रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब क्या है कि लीफ में ये मिडरिप है, ये वेन्स हैं, और वेन्स के पास छोटे छोटे वेनलेट्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज रेटिकुलेट वेनेशन। अब हम बात करेंगे फ्लोरल कैरेक्टर्स। तो फ्लोरल फ्लावर कैसा होता है, फ्लोरल कैरेक्टर्स जो है वो सॉलिटरी साइमोस पैटर्न में होते हैं। फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट है। पेरियांथ, टेपल 6 होती हैं, ठीक है। पेरियांथ होता है, यहां पर टेपल होगा। टेपल का मतलब होता है कि जब पेटल और सेपल आपस में फ्यूज हो जाएं तो उसे हम कहते हैं टेपल। तो वो 3+3 के फॉर्म में प्रेजेंट होगी। स्टेमन 6 होंगे, और गाइनोशियम सिंकार्पस यानी कि फ्यूज्ड गाइनोशियम मिलेगा। ओवरी सुपीरियर रहेगी। सीड्स जो है वो एंडोस्पर्मस रहेंगे, यानी कि एंडोस्पर्म के बने हुए। दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला। कौन से वाले प्लांट्स आते हैं इस फैमिली में, सो दे आर ग्लोरियोसा, ट्यूलिप, ग्लोरियोसो, ट्यूलिप, मेडिसिन जो है अलोए, अलोए जो आप यूज करते हो, वेजिटेबल जो है एस्पैरगस और कोल्चिसिन। सो दीज आर दी पर्टिकुलर फैमिलीज, एंड हियर वी आर डन विद दी होल टॉपिक। हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की। आई गिव यू अ मोमेंट, आप तैयार हो जाइए पेन कॉपी लेकर के, एंड नाउ वील सॉल्व द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस, नीचे की तरफ प्लांट एक्सिस में कौन सा पार्ट जाता है, क्या ब्रांचेस जाती हैं, ब्रांचेस ऊपर की तरफ जाती हैं, लीव्स भी ऊपर की तरफ जाती है, स्टेम भी ऊपर की तरफ जाती है, रूट जो है वो सबसे नीचे जाती है। तो ये हमारा आंसर हो गया, इजी क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखिए, रूट्स डेवलप्ड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल, अगर रेडिकल के अलावा किसी पोर्शन से कोई रूट डेवलप हो जाए तो वो क्या कहलाती है, अगर रूट के अलावा, अपार्ट फ्रॉम रूट, अपार्ट फ्रॉम रूट, इफ एनी रूट इज डेवलप्ड, रूट के पोर्शन से अपाइकल मतलब जो रेडिकल पोर्शन होता है वहां से, अपार्ट फ्रॉम, एक्चुअली आई शुड राइट इट, अपार्ट फ्रॉम रेडिकल, अगर किसी पोर्शन से रूट निकल के आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। अगर
रूट के पोर्शन यानी कि रेडिकल से रूट ग्रो होती है, वहां के अलावा कहीं से ग्रो हो जाए तो एडवेंटिशियस रूट कहलाती है। टैप रूट नहीं, फाइब्रस रूट नहीं, एडवेंटिशियस रूट, ऑल ऑफ दी अबव नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। Clear? Now see the third question. The third question is root swollen in the middle and tapering gradually towards both end is called. अगर ऐसी कोई रूट है जो कैसी है, swollen है बीच में और नीचे नीचे से टेपरिंग है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कौन सी रूट? फ्यूजिफॉर्म रूट। That is called as fusiform root. ऑप्शंस देखिए, नेपिफॉर्म नहीं, फ्यूजिफॉर्म, मोनोलिफॉर्म नहीं, और ट्यूबरस नहीं। So right option is fusiform root. Clear? Okay. Now see the next question. See the next question. Root cap has no role in absorption of water. Root cap में से कोई water absorb नहीं हो पाता। ऐसा क्यों होता है? Because it has first cells arranged loosely. Cells loosely arranged है। दूसरा, no cell containing chloroplast, no root hair and no direct connection with the vascular system. Vascular system के साथ का कोई रोल नहीं है। root hair वहाँ present नहीं होते हैं। no cells containing chloroplast। सही ऑप्शन क्या है? cells are arranged loosely। वहां पर कोई water का absorption नहीं होगा। So right answer is option A. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लावरिंग प्लांट विथ नोड्यूल्स कंटेनिंग फिलामेंटस नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किस प्लांट में नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शंस में हमारे पास क्या है? ऑप्शंस में है कैसुरिना, इक्वेस्टिफोलिया, क्रोटेलेरिया, जूसिया एंड साइकस रेवल्यूटा, सिसर एरेचिनियम। ये सारे के सारे प्लांट्स में से कौन सा है जिसके रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है? सो इट इज फाउंड इन दी कैरोटेलेरिया, जुनेसिनिया। ये सारे ऑप्शंस बाकी के गलत हो जाएंगे। अब ये कैसे आया? ये हमको आएगा जब हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पल्स पर ध्यान देंगे। क्लियर? एग्जाम्पल्स पर ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेम टेंड्रिल इज नॉट प्रेजेंट। स्टेम में टेंड्रिल यानी कि वो ऐसे स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर जो सपोर्ट लेता है, वो कहां पर प्रेजेंट नहीं है? पैशन फ्लावर में नहीं होता, जिसे हम पैसिफ्लोरा भी कहते हैं। ग्रेप वाइन में नहीं होता, ग्राउंडनट में नहीं होता, किस में होता है? लेमन में। सिट्रस में हमें स्टेम टेंड्रिल जो है वो नहीं मिलेगी। इट इज नॉट प्रेजेंट इन लेमन। कहां पर प्रेजेंट होगी? पैशन फ्लावर में प्रेजेंट है, ग्रेप वाइन में प्रेजेंट है, ग्राउंडनट में प्रेजेंट है। जहां स्टेम टेंड्रिल एब्सेंट है वो है लेमन। लेमन में नो स्टेम टेंड्रिल, नो स्टेम टेंड्रिल इज प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following is a phylloclade? Phylloclade जो है वो किस में प्रेजेंट होता है? ओपुंशिया में, यूफोर्बिया, रस्कस एंड एस्पैरागस। आपने सही आंसर गेस कर लिया। आई होप आपने सही आंसर एस्पैरागस गेस किया होगा। बाकी सब में phylloclade इज नॉट प्रेजेंट। तो ये हो गई हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात। और अब बारी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कंसेप्ट देखते हैं कि कौन से पूछे गए थे मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स को लेकर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वीट पोटैटो जो होता है वो किस फॉर्म का मॉडिफिकेशन होता है? टैप रूट का, एडवेंटिशियस रूट का, स्टेम का, राइजोम का। सो स्वीट पोटैटो इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट इज द रूट विच इज नॉट डेवलप्ड फ्रॉम द रेडिकल एंड इट इज डेवलप्ड फ्रॉम एनी अदर पार्ट। प्लांट में कहीं भी किसी पार्ट में से अगर रूट ग्रो कर जाए तो वो एडवेंटिशियस रूट होती है, रेडिकल से रूट ग्रो होती है तो वो प्राइमरी रूट होती है। तो ये वाली बात क्लियर हो गई सबको? ओके, आप इसे नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आया था 2018 में। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए, न्यूमैटोफोर्स अकर इन। न्यूमैटोफोर क्या होते हैं? मार्शी एरिया में जब यहां पर रूट थी तो ये रूट मार्शी एरिया में थी, यहां इसकी स्टेम थी, यहां पर पूरा दलदल था, तो ये रूट क्या करेगी? इसमें से निकल के ऊपर ग्रो कर जाएगी ताकि यहां से उसको एयर मिल सके, ऑक्सीजन और बाकी एयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो ये कहलाती है न्यूमैटोफोर। तो न्यूमैटोफोर किसमें देखी जाती है? न्यूमैटोफोर सबसे ज्यादा देखी जाती है कार्निवोर्स प्लांट में। कार्निवोर्स प्लांट जो होते हैं वो जो इंसेक्ट खा लेंगे। फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में, हेलो हाइड्रोफाइट्स में, या फिर सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। तो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट यानी कि जो थोड़ा सॉल्टी वाटर में आपको मिल जाते हैं। फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, आराम से फ्लोट करने वाले हाइड्रोफाइट्स जो पानी में फ्लोट करते रहते हैं, या फिर हेलोफाइट्स और सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। तो पहले आप ये समझ गए कि न्यूमैटोफोर है क्या? पहले आप ये समझ गए कि न्यूमैटोफोर है क्या? 1 मिनट। न्यूमैटोफोर जो है वो इसको बोल रहे हैं हम न्यूमैटोफोर। ठीक है, न्यूमैटोफोर का मतलब है कि इसमें से निकल के रूट अलग से ग्रो हो गई।
ठीक, ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ना कार्निवोर में मिलेगा ना फ्री फ्लोटिंग में। भाई फ्री फ्लोटिंग को अलग से रूट ग्रो कराने की जरूरत नहीं है, कार्निवोर को भी जरूरत नहीं है, वो सिर्फ क्या खा रहा है, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म। सबमर्ज हाइड्रोफाइट ऑलरेडी पानी में है, बचा क्या, हैलोफाइट, तो हैलोफाइट हमारा आंसर हो गया। So option C is the correct answer. Clear? Pneumatophore clear. Next question देखिए, next question है stems modified into flat green organ performing function of leaves are known as। जो green organ leaves का function perform करेंगे उनको क्या बोला जाता है, 2018 में पूछा गया था। phyllodes नहीं बोलते, phylloclades yes, scales नहीं बोलते and cladodes नहीं बोलते, so phylloclades is the correct answer। अभी मैंने सेशन में थोड़ी देर पहले पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेम मॉडिफिकेशन। कौन सा मॉडिफिकेशन स्टेम से बना हुआ है, थॉर्न्स ऑफ सिट्रस, टेंड्रिल्स ऑफ कुकुम्बर, फ्लैटन स्ट्रक्चर ऑफ अपुंशिया, पिक्चर ऑफ नेपेंथस। पिक्चर जो प्लांट होता है नेपेंथस, उसमें हमें स्टेम का मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्लियर? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने फोर्थ क्वेश्चन का आंसर मार्क कर लिया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर दतूरा इज ऑल्सो कॉल्ड एज। बाइसेक्सुअल फ्लावर को क्या बोलते हैं, डायोशियस नहीं बोलते, बाइसेक्सुअल मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों स्ट्रक्चर्स मेल और फीमेल प्रेजेंट है, तो मोनोएशियस बोलते हैं। एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मोनोएशियस बाइसेक्सुअल फ्लावर को। बाइकार्पिलरी नहीं, डायथीकस नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्लियर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5. So here we are done with the all previous year questions which were asked from this particular chapter and the most important question। हमने सारे questions यहाँ पर solve कर लिए हैं, concept को समझ लिया है, और questions की आप practice करिए, और ये सारी चीजों को आप बार बार देख सकते हैं। कहाँ पर main जो हमारा channel है उसकी link आपको type करनी है www.magnetbrains.com। वहाँ पर जाएंगे तो official page open होगा इस तरीके से, उसमें जाएंगे, पहला option आपको मिलेगा explore top courses, उसमें जाकर आपको NEET पर click करना है और NEET पर जाकर crash कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही वॉच नाउ करेंगे तो आपको एक ऐसा पेज ओपन होगा जहां पर आपको नीट क्रैश कोर्स के वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। यहां सीक्वेंस में वीडियोस दिए हैं, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं आप उसे पढ़ सकते हैं। जैसे ही उस पे वॉच नाउ क्लिक करेंगे तो इस तरीके से वीडियो आपके सामने प्ले होने लगेगी। आई होप आप बहुत अच्छी, बहुत जोरदार प्रिपरेशन करें और आपका बहुत अच्छे मार्क्स से सिलेक्शन हो। आप लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करना मत भूलना और सबके साथ शेयर करना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करा रहा है मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट पर। आपको ये जो क्रैश कोर्स है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। थोड़ा सा आपको बस सपोर्ट करना है और अपनी बढ़िया जोरदार तैयारी करनी है। वीडियोस को बार बार देखते रहना है। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।